हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आज है 23 अक्टूबर, वेंसडे का दिन है। सुबह सुबह अच्छे बच्चों की तरह क्वाइट अर्ली वी आर अप। ये बॉयज़ का कमरा है, बहुत मेस्ड अप होता है, इसमें कोई देखने की चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन वो देखें सामने माय बॉय अरम इज़ ऑल सेट। वो कह रहा है आज बैंकॉक की सारी सड़कें जो है ना नापे बगैर वी आर नॉट कमिंग बैक। और हमजा हमजा तेरे कहने पे बत्ती चली गई है, बिल दिया था जब बत्ती जाती है ना, हम पाकिस्तानियों के दिन में एक ही बात आती है, बिल दिया था। थाईलैंड की जो टैक्सीज हैं वो भी बड़ी वाइब्रेंट कलरफुल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है वो टुक टुक है। बिकॉज मैं आने से पहले सोचता था हाँ टुक टुक एक मतलब है कि कन्वीनियंट चीप मोड तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग इस कल्चर को एंजॉय भी बहुत करते हैं। हर बंदे ने ऑलमोस्ट अपना जो है ना टुक टुक सूप अप किया हुआ है, उसमें एग्जॉस्ट अच्छे म्यूज़िक, गाने, लाइटें शाइटें, अलॉय व्हील्स और टायर्स, बड़े ना वैरायटी वाली चीज़ें बीच में ऐड है। दूसरी चीज़, थाईलैंड में रोड के ऊपर जो बहुत कार कल्चर के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वही एक चीज़ है जो मैं कह रहा था कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ड्यू टू दी लैक ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो डाला और डीजल कल्चर है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डीजल की ड्रैग स्ट्रिप्स, ऑफ रोड के अंदर स्ट्रिप्स में रेसिंग होना, ऑफ रोड में ड्रैग्स होना, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत क्रेजी नेक्स्ट लेवल किस्म का होता है। इधर का डाला कल्चर वो वाला नहीं है, साढ़े वाला बाहर आ गया है काला, वो वाला नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग पिकअप ट्रक स्टाइल को लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, बैक टू दिस इंडियन रेस्टोरेंट। और आलू पराठा कल जो ट्राई किया था, इट वाज गुड। हम शुरू आलू पराठे से करते हैं। ओह जी, गुड हो गया आलू पराठा। हमने जी फिर फुल टाइम एम्बिशंस की परवाह किए बगैर पराठे, चने, अचार, लस्सियाँ ठूसी और बिल आया 590 बात। माकूल ही था। अभी दिन शुरू ही हुआ है, अभी चले ही नहीं है। सेठ साहब कह रहे हैं मेरे पाँव में दर्द हो रही है। क्यों दर्द हो रही है आपके पाँव में? मसाज कराना। कह रहे हैं मेरे पाँव, कह रहे हैं मसाज कराओ। सेठ साहब मसाज कराना भी है तो आपको रात को दिन सारा गुजार के थक हार के कराने का मसाज का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, पहली सुबह दोपहर शाम करी जो। मसाज का मैं वैसे ही फैन हूं, मुझे पता है। ओनली फुट मसाज, ओनली फुट मसाज। ओनली फुट मसाज। तो ये वाला जो मेन बुलेवार्ड है काफ़ी वाइड है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह लग रही है। जैसे इस्लामाबाद में रेड जोन होता है ना, इसी पूरे थोड़े से एरिया में इनका पैलेस, टेम्पल्स और ये पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी म्यूजियम्स वगैरह भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ना इनकी फील नहीं थी, क्योंकि बाहर को कोर्ट नज़र नहीं आ रहे, डाले नज़र नहीं आ रहे, एहतजाज नज़र नहीं आ रहे, मतलब बड़ा बोरिंग सा सुप्रीम कोर्ट है इनका ना। थाईलैंड का अपना आर्किटेक्चर और कॉलोनियल आर्किटेक्चर और जो मॉडर्न है, ये तीनों चीज़ें मिलके बड़ा मज़े का ब्लेंड बनाती है। लेकिन जो मैं कॉलोनियल बात कर रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड, बल्कि आज मैं आपको थाईलैंड की हिस्ट्री ज़रा 1-1.5 मिनट में समझाऊंगा, वो भी बड़े मज़े की है। दिस इज़ द ओनली कंट्री विच इन दिस पर्टिकुलर रीजन विच एस्केप्ड द कॉलोनियलिज्म। ये कभी भी गोरों की कॉलोनी नहीं रहा और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है थाईलैंड की। तो ये थोड़ा सा ज़रा चक्कर लगाएं, उसके बाद सुनाता हूँ आपको। बड़े ही गरीब से लोग हैं यार, ये सारा कुछ इन्हीं कैमरों से बैठ के पता नहीं मोनीटर कर रहे हैं, कैसे इस तरह इन्हें समझ आती होगी। बस जगह जगह बहुत सारे कैमरास लगाए हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, ना कोई नाके हैं ना बंदे खड़े हैं, बस कैमरों के सहारों पे खुला छोड़ा हुआ है लोगों को, वो घूम फिर रहे हैं। बंदा पूछा तुम्हारा मुल्क लेके भाग जाए, वो फिर क्या करोगे? पता नहीं कैसे इतना आसरा कर लेते हैं भाई। हम तो हर एक बंदे की सिक्योरिटी के लिए 3 बंदे सड़क पे रखते हैं, ताकि वो तीनों उससे बारी बारी पूछें कि तू क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। थाईलैंड एक डेमोक्रेटिक मोनार्की वाला कंट्री है। यहाँ के लोग अपनी तारीख से बहुत वाबस्ता हैं एंड दे हाईली रिस्पेक्ट करंट किंग एंड रॉयल फैमिली। आपको पूरे थाईलैंड में किंग के पोस्टर्स और रॉयल ट्रिब्यूट्स जगह जगह लगे हुए नजर आएंगे। जी किधर? मसाज की सख्त ज़रूरत है। तो अपनी साइट सीइंग का टूर शुरू करने के लिए हम सबसे पहले ग्रैंड पैलेस विजिट करने आए, और जब टिकट काउंटर पे पहुंचे तो पता चला कि आज नेशनल हॉलीडे है और टिकट इज फ्री टुडे विच कॉस्ट अराउंड 500 बाथ्स पर पर्सन। ये जान के हमें बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि ये 1500 बात अब सेठ साहब के मसाज फंड में डाल देता हूँ। सो हियर वी आर एट ग्रैंड पैलेस, अ मैजेस्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर दैट शोकेसेस थाईलैंड्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। 1782 के बाद से इसी ग्रैंड पैलेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर रॉयल रेजिडेंसेस भी हुआ करती थी, जहां बादशाह और मलका रहा करते थे। और इस कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट वॉट फरा कैव और टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा है। थाईलैंड के अंदर बुद्धिज्म इज नॉट जस्ट अ रिलीजन बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
दुनिया की तीसरी बड़ी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थाईलैंड में रहती है आफ्टर चाइना एंड जापान। और यहाँ के लोग मजहबी अकीदत रखने के साथ साथ अपनी प्रेयर्स को डेली बेसिस पे परफॉर्म भी करते हैं। और ये है जी टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़ी सेक्रेड बिल्डिंग की फील दे रहा था। यहाँ आने से पहले सब लोग अपने जूते उतार के बड़ी अकीदत एहतराम से अंदर जा रहे थे, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे अपनी इबादत कर रहे थे काफ़ी खामोशी के साथ इस टेम्पल के अंदर बैठ के। एंड जिस तरह से वो बाहर इबादत कर रहे थे बाकी जगहों पे, वो थोड़ा डिफरेंट था। और यहाँ पे वो बहुत क्वाइटफुल इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के इबादत कर रहे थे। इस टेम्पल के अंदर पिक्चर और वीडियो लेना मना था, तो मैंने भी नहीं ली, बट आई स्टेड देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट और मैंने ऑब्जर्व किया किस तरह से बुद्धिस्ट लोग अपनी ये रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि इस टेम्पल के अंदर जो बुद्धा की मूर्ति रखी गई है, दैट इज हाईली प्राइज्ड इमेज एंड इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ जेड। और दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड ऑब्जेक्ट ऑफ थाईलैंड। So it was a very serious worship place for Buddhist people. So just adjacent to the Grand Palace lies Wat Pho, जहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा है। और Wat Pho की एंट्री टिकट 300 बात की है, ये वाली फ्री नहीं थी, इसके हमें पैसे देने पड़े। ये टेम्पल भी काफ़ी बड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें देखने के लिए। ये 46 मीटर्स लॉन्ग बुद्धा का जो स्टैचू है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन थाईलैंड। और इसका जो सिंबल है, दैट हाईलाइट्स बुद्धा's जर्नी टू एनलाइटनमेंट। ये बड़ा मुनफरिद सा नज़ारा देता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, क्योंकि थाईलैंड की जितनी भी बैंकॉक की आइटनरीज हैं साइट सीइंग वाली, उसके अंदर ये चीज़ मस्ट एडेड होती है। आई थिंक इतना गोल्ड भी मैंने लाइफ में पहली बार एक साथ देखा होगा। जो टाइम हमने सेलेक्ट किया ना ये विज़िट करने का, वो सुबह के टाइम था। और इस वक्त जब धूप निकलती है तो वो इतनी ब्राइट लग रही है कि बहुत मुश्किल हो रहा है घूमना, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी देर बाद छाँव भी आ जाती है। बैंकॉक शहर में लगभग 400 के करीब छोटे बड़े तारीखी टेम्पल्स हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 2-3 जरूर विजिट करें, लाइक ग्रैंड पैलेस एंड वॉट फू, वॉट अरुण। बिकॉज जब आप किसी कंट्री को घूमने के लिए आए हैं तो आपको इसको हर डायमेंशन से एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू किक स्टार्ट इज फ्रॉम स्टार्टिंग इट बैक टू द सिविलाइजेशन, जहाँ से सब शुरू हुआ। आप हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, मार्केट्स, फूड, सब कुछ एक्सप्लोर करें। तो ग्रैंड पैलेस और वॉट फू के बाद जो तीसरी चीज इसी विसिनिटी में विजिट करने वाली है, वो है वॉट अरुण का टेम्पल। इट इज लोकेटेड ऑन चाओ फराया रिवर और इसके अक्रॉस द रिवर व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। आई रिकमेंड कि आप इसे सनसेट के टाइम विजिट करें। उस टाइम पे के जो व्यूज आ रहे होंगे, दे विल मेक इट वर्थ विजिटिंग। अभी 1 किलोमीटर की हमने टुक ली है, वापस अपने होटल जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब हम लोग निकले हैं बैंकॉक आर्ट एंड कल्चर सेंटर विजिट करने के लिए, और ये हमारे होटल से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो हमने ग्रैब मंगवाई है और ग्रैब में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट में। ट्रैफिक बैंकॉक में बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्रैब या टैक्सी का डाउन साइड सिर्फ ये है कि रोड के ऊपर कंजेस्शन में आप बड़ा फंस के पहुँचते हो। और यहाँ तक का इतने डिस्टेंस की जो हमें कॉस्ट आई है ना, वो 123 बात आई। मीनवाइल मैं आपको थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। बड़े मज़े की स्टोरी है ये कि बाकी सारे जो आस पड़ोस में ममालिक हैं ना, वो सारे कॉलोनियलिज्म का शिकार हुए थे। थाईलैंड जो है ये पहले किंगडम होता था, सियाम किंगडम। इसकी हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट टेन्योर्स के अंदर चेंज होती रही होगी, लेकिन कम बेश 1000 साल ये रियासत किंगडम्स के थ्रू बरकरार रही। हुआ ये कि जब कॉलोनियल एरा आया, एक तरफ थाईलैंड की फ्रेंच कॉलोनी आ गई और एक तरफ थाईलैंड की जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी आ गई बर्मा वाली साइड से। तो किंग ऑफ सियाम ने उस टाइम पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी का सोचा कि किस तरह से हम अपना जो है ना वो किंगडम बचा भी सकें इनसे, क्योंकि कॉलोनियल पावर्स देवर फुल ऑफ मनी, उनके पास लड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, तो उनका मुकाबला करना नॉर्मल किंगडम के बस की ये बात नहीं थी। और जो कॉलोनियल पावर्स उस टाइम पे दुनिया में एक इंप्रेशन देती थी ना कि हम एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं, हम नए ममालिक को जाके फतह क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए देती थी। दुनिया सारी जो है ना वो अभी इतनी डेवलप नहीं है, उधर वहाँ पे नए इंस्टीट्यूट्स, नया आर्किटेक्चर, नए आर्ट एंड कल्चर, ये चीज़ें ना उस लेवल पे नहीं गई जितनी यूरोपियंस के पास थी। तो यूरोपियंस ये चाहते थे कि हम दुनिया की फलाह बहबूद के लिए बेसिकली हम दुनिया को फतह कर रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। ये उनका एक स्ट्रैटेजी थी दुनिया को दिखाने के लिए। प्लस दे वर वेरी गुड विद द मैप्स।
जोग्राफ़ी जो थी उनकी अपनी मार्किंग्स थी, वो खुद ही मैप्स को डेवलप कर रहे थे। और इसीलिए अगर आज भी हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं ना, तो देयर आर मैनी मैप्स विच आर फ्लॉड। यूजुअली यूरोप या नॉर्थ अगर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका देखें ना, तो वो मैप पे आपको बहुत बड़ा नज़र आता है, जो कि एक्चुअली में उतना बड़ा है नहीं। और अफ्रीका आपको जितना छोटा नज़र आता है वो उतना है नहीं। सो ये हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि कॉलोनियल पावर्स ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दुनिया के जो मैप्स हैं ना वो ड्रॉ किए। तो जो किंग था उसने ये स्ट्रैटेजी निकाली कि यार हम दुनिया में ना एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम किसी भी कॉलोनियल पावर से कम नहीं है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और रोड्स का नेटवर्क ये दुनिया में जो फैला रहे थे, वही चीज़ें इन्होंने थाईलैंड के अंदर ख़ुद से क्रिएट करना शुरू कर दी। उन्होंने दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स बुलाए, दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स बुलाए और हर फील्ड के अंदर काम कराना शुरू किया। तो जो बिल्डिंग्स वहाँ बन रही थी बर्मा में या वियतनाम में, वही बिल्डिंग्स जो हैं थाईलैंड में भी बनना शुरू हो गई। उन्होंने अपना कल्चर, अपनी ड्रेसिंग, अपनी लाइफस्टाइल, हर चीज़ को अपलिफ्ट किया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अपलिफ्ट करने से कैसे मतलब है कि वो सर्वाइव करके। अपलिफ्ट करने के बाद उन्होंने ये किया कि दुनिया के साथ अपना इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। अपने रॉयल फैमिलीज़ के जितने बच्चे थे उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजा, बाकी जितने नोटेबल फैमिलीज़ और डिग्निटरीज थे उनके बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। जब वो सब बाहर पढ़ने के लिए गए और इनका यूरोपियन रॉयल फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना, तो उन्होंने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू दुनिया में ये इमेज दिया कि हम लोग भी, जैसे आप समझें कि अगर गोरों से आप इंग्लिश में बात नहीं करते और अचानक से आपको इंग्लिश आ जाए और आप उनसे कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो उन्होंने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इस लेवल पे ले गए दुनिया में कि अगर कोई भी यूरोपियन पावर उनकी फैमिली या उनके स्टेट के अगेंस्ट काम करती थी ना, तो वो उनके लिए बड़ी बदनामी की बायस थी उस यूरोपियन पावर के लिए कि वो अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी निकाली थी उसका नाम था अडेप्ट एंड सर्वाइव। और प्लस उन्होंने जो मज़े की काम किया वो ये था कि यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट को और ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे अपनी टेरिटरीज़ जो है ना वो सारी मार्क्ड कराई और अपने मैप्स बनवा के ना डिफरेंट दुनिया में पब्लिकेशंस में स्प्रेड आउट कर दी। और उन्होंने सिर्फ एक इमेज ये दिया कि वी आर ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड and we have already our sovereign borders, तो it's not in anyone's best interest कि वो इस मुल्क को वायलेट करे या यहाँ पे आके कब्ज़ा करे। इसके अलावा एक और फ़ायदा जो उन्हें हुआ वो ये था कि मिडल में थाईलैंड एक बफर जोन की तरह आ गया। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के दरमियान जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो फिर इनका किंगडम वो मसले भी बफर जोन की तरह सॉल्व आउट करने लग गया। ये माय फॉर्च्यूनर फ्रेंड्स, यार ये तो फॉर्च्यूनर टैक्सी चल रही है इधर, क्या करें 1 GD का। फिर थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है कंटेम्प्रेरी स्टाइल की। जस्ट एज वी एंटर सामने ही आर्ट डिस्प्लेज जो है वो शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट इसकी साइड्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, बट एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत फील आती है बिल्डिंग के अंदर आते ही। बिकॉज व्हेन यू लुक इट दिस वे, ऊपर देखें आप, तो जितने लेवल्स हैं बिल्कुल एक राउंड सर्कल शेप में लेवल्स का डिस्प्ले आ रहा है। सब लेवल्स के ऊपर डिफरेंट आर्ट है। मुझे पर्सनली आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को देखना और बड़ा ना ठहर ठहर के आर्ट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसको बड़ा एब्जॉर्ब करके एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब जैसे ये एक पेंटिंग है, ये इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि आज की दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। कोविड का टाइम देखें, वॉर्स देखें, वैक्सीन्स, ये देखें यहाँ पे ये फ़लस्तीन का मस्जिद अक्सा का जो दुनिया में एक दिल दुखा देने वाला अफसोसनाक वाक़या चल रहा है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और डिफरेंट हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग है। कहीं पे जानवरों को मारा जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। सो एवरीथिंग इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और ये 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और अंदर क्या चल रहा है, इंसान के अंदर कितनी गहराई होती है। उफ। आर्ट एक इतनी खूबसूरत चीज़ होती है कि उसका आपके ऊपर ना इफ़ेक्ट आता ही आता है। तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ लोग यहाँ आते हैं जो आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और आर्ट का अपना भी आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगा। तो बड़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे छोटी से लेके बड़े काम तक, ज़्यादा क्रिएटिव, लेस क्रिएटिव,
हर तरह का काम दिखाया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे ईटरीज और कैफ़ेज़ हैं, कॉफ़ी है, साथ सोवेनियर शॉप्स हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द हंटिंग बट आई एम अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ एनिमल्स। ये वाला जो आर्ट वर्क है ये आप देखें यार, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बड़ा यूनिक भी है। तो अरबिक में ये तो आपको आइडिया हो ही क्या होगा, ये एक मुस्लिम ने आर्ट वर्क बनाया हुआ है और डिफरेंट आयात को उसने जो डिफरेंट नमाज़ें होती हैं 5 नमाज़ों के साथ कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन की गई है इस आर्ट वर्क में। फेवरेट ही काम हो गया। अब जिन्हें किताबों का शौक़ है, आर्ट का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, आइडियल माहौल ना पढ़ने के लिए। ये डायरेक्ट एक्सेस हमने इस कल्चरल सेंटर से ली, यहाँ बाहर आ गए। ये एक जंक्शन है, यहाँ पे सारी ट्रेन्स के ट्रैक्स हैं, नीचे ट्रेन का स्टेशन है और इस साइड पे MBK सेंटर है। ये एक मॉल है और एक श्याम मॉल है। ये 2-3 मॉल्स जो है ना ये इसी एक ही कंजक्शन के ऊपर है। और मॉल्स हमने विज़िट करने थे पर वो हम बाद में करते हैं। लेट्स गो टू द ट्रेन फर्स्ट बिकॉज जिस जगह आगे जाना है ना उसकी थोड़ी सी जल्दी है मुझे। बैंकॉक का जो BTS सिस्टम है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्यूट इन दिस सिटी। जब आप टिकट लेने के लिए जाते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन एंटर करते हैं और उसके बाद ये सारा आपको रूट मैप बहुत आसानी से समझा देता है। मेजर ट्रेन लाइंस जो हैं वो 3 मेजर कलर्स के अंदर डिफाइन होती हैं। तो आप 1-2 दफ़ा जब इस पर ट्रेवल करते हैं तो देन यू गेट फेमिलियर विद इट। सो दिस इज़ द स्पेशल प्लेस जहाँ पे मैं आ रहा था, कर्विस्तान इस जगह का नाम है। दिस इज़ अ वेरी नाइस कार कैफ़े बाय पोर्श। तो पोर्श का कैफ़े है और इसके अंदर डिस्प्ले के ऊपर पोर्श गाड़ियाँ, लाइव हिस्ट्री, लिटरेचर और मर्चेंडाइज पोर्श का आपको सब कुछ मिलता है। ये यहाँ पे जो पोर्शे की कम्युनिटी है बैंकॉक में, उनका एक हब भी है। यहाँ पे उनके मीटअप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। आज ऐसा कोई सीन नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर डे पे मैं इसको विज़िट कर रहा हूँ और इस वक्त यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं 2-4 डिस्प्ले के लिए, दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो अच्छी चीज़ें सिर्फ अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कैरेरा GTs हैं 2। ये सारा बाहर ओपन एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती हैं जब भी कोई इवेंट होता है। और एक सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे जहाँ पे सिटिंग्स प्लेस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए एक कवर्ड एरिया है। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। पर ये जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ ना, ये गाड़ी में अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये बाहर एक क्यान है और जो मैं अक्सर अपने दोस्तों से पाकिस्तान में बात करता हूँ कि यार क्यान एक बहुत कैपेबल गाड़ी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में से कोई भी ऑफ रोड पर नहीं लेके जाता, तो अगर लेके जाया जाए तो इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। एंड देयर इज़ अ होल पोर्शे क्लब आउट देयर, पोर्शे फ़ैन क्लब आउट देयर जो क्यान के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो इस पर MTs डले हुए हैं और सस्पेंशन अपग्रेडेड है और सामने जो है ना वो एक छोटे से बार के साथ रैली स्टाइल लाइट्स लगी हुई हैं और ऊपर एक रूफ रैक है फॉर दी एडिशनल टायर्स। अभी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह भी इसीलिए लगी है कि ये कोई रैली या ट्रिप करके आई है। तो ये चीज़ें जो है ना लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि गाड़ी जब उस फ्लेवर में आए जिसके लिए वो उसका DNA असल में बना है। यहाँ से हम अंदर आते हैं और दिस इज़ द स्पेशल पार्ट। ये देखें आप, कैरेरा GT back from early 2000s, special kind of Porsche. There's another one जो कि अपनी नोयत में एक अलग स्पेशलिटी होल्ड करती है, वो ये वाली। ये ब्लैक कलर में कैरेरा GT और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइब्रेरी हुई हुई है, स्टिकर्स लगे हुए हैं ब्रांड के। ये वाली गाड़ी स्पेसिफिक वो है जो कि यहाँ एशिया में गैम्बल 3000 रैली हुई थी ना, तो गैम्बल रैली के अंदर ये गाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद से इसको वॉश नहीं किया, उसी तरह यहाँ पे खड़ा किया। वो स्टिकर लगा हुआ है गैम्बल 3000 का और इसके अंदर आप देखें ये DDE जो लोग डेली ड्रिवन एक्सोटिक्स का चैनल फॉलो करते होंगे, यहाँ पे उनका स्टिकर भी है। वाह। डिफरेंट पोर्शे इवेंट्स के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह ली गई हैं, ये वहाँ पे उनका एक चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे पोर्शे मर्चेंडाइज सारा अवेलेबल है। स्केल मॉडल्स हैं, उसके साथ कुछ और छोटे रेप्लिकाज हैं, सनशेड्स, वॉचेस, पेन्स, गोल्फ बॉल्स, ग्लासेस, मग्स। ये आइकॉनिक पोर्शे का
जो व्हील है उसका एक बड़े साइज़ का मॉडल पड़ा हुआ है। हमजा ने मुझे कहा था कि वहाँ भाई कॉफ़ी पीनी है होटल में, इसने कहा, तो मैंने कहा बड़ी स्पेशल आपको आज कॉफ़ी पिलाऊंगा, स्पेशल जगह से बनाऊंगा। फिर हमजा कैसी लगी जगह? सो दिस इज़ कॉफ़ी, दिस इज़ अस एंड दिस इज़ क्लासिक 911E पोर्शे टारगा खड़ी हुई है। हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कार्स और कॉफ़ी का कल्चर तो दूर की बात, इस तरह के मीटअप्स भी नहीं होते ना, तो ये चीज़ें जब बाहर जाके मैं इस तरह की कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स और इस कम्युनिटी की गैदरिंग के लिए ऐसे पॉइंट्स क्लब वगैरह चीज़ें देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। हमें भी पाकिस्तान में छोटे मोटे अपने लेवल के एफर्ट ज़रूर करने चाहिए। बैंकॉक का जो कार कल्चर है दैट इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर आप टोक्यो के कार सीन से वाकिफ़ हैं तो टोक्यो के बाद अगर किसी शहर ने स्पीड पकड़ी हुई है ना तो वो बैंकॉक है। नाउ इट वाज माय विश कि मैं बैंकॉक आके कार सीन को, कार कल्चर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकूँ, कैप्चर कर सकूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है एंड आई एम ऑन अ लिमिटेड आइटनरी मखसूस दिन है। और बैंकॉक में यहाँ बहुत कुछ है, प्लस कम्युनिकेशन गैप की वजह से यहाँ पे आके लोगों के साथ आसानी से बात भी नहीं होता, वरना कॉन्टेक्स्ट ना हो कोई बात नहीं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं। अब जी हम हलाल खाना खाने के लिए आए हैं प्राइम बर्गर। ये एक बर्गर चेन है जो कि बैंकॉक में मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है और ये ऑस्ट्रेलियन बीफ देते हैं हलाल। तो वैसे भी बर्गर्स बहुत पसंद है। आने से पहले कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया था, कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर सही आता तो मैंने तो पूरा बर्गर टूर करना था जिस भी सिटी में जाना था। फिलहाल टूर नहीं होगा, एक एक बर्गर खा लेते हैं। बर्गर्स के ऑप्शन जो है वो सिटीज़ के नाम पे न्यूयॉर्क, स्टॉकहोल्म, बैंकॉक, फुकेट, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, दुबई, बफलो। अच्छा सैन फ्रांसिस्को साहब जो है वो ईवी में है ना, ये सारे डीजल हैं, ये पेट्रोल है, ये चिकन है, ये भी चिकन है। मैंने ये करना था बिकॉज आई लव दुबई, और पेट्रोल तो खैर आई डोंट लव बट दुबई आई लव। मगर उन्होंने कहा कि नहीं जी इनका नंबर 1 ये है तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। और हम न्यूयॉर्क ले रहे हैं तो चलो फिर हम डीजल भी लेते हैं और न्यूयॉर्क भी लेते हैं। ईवीज़ हाँ, वीगन वेजी। सब नींद पूरी हुई, थकावट खत्म नहीं हो रही है यार ये केड़ी तेरी थकावट है, किस तरह लेते? यार तू भी यही कह रही है, तू भी थकावट है, मैंने पता है कैसी लगी। मैं तो फिर पुर रहा हूँ। मेरा कम फिरने डॉलर्स आ रहे हैं। हाँ बरस साढ़े जा रहे नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे इसलिए मैं अंदर आके बैठ गया। ये जी हमारे बर्गर्स आ गए हैं, ऑल सेम, ऑल न्यूयॉर्क। फ्राइज़ तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, प्राइस मजे की भी है। अच्छा जी गुड हो गया। बर्गर भी स्ट्रेट सा बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जी बर्गर का साइज़ जो है ये आप कह लें कि 1 GD 2800 कह लें। जितने अट्रैक्टिव प्राइस लग रहे थे सही लग रहे थे। खाने के बाद हम लोग चले गए फिर सुखुमवित एरिया में। That again is a major hub in Bangkok. नाइट लाइफ के लिए भी ये जगह मशहूर है। क्लब्स, पब्स, कैफेज, बड़े होटल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, रूफटॉप बार्स, सब कुछ ऐसे एरिया में। कुछ टाइम गुजारा हमने वहाँ पे और उसके बाद व्हेन वी वर बैक, अब इतने भी जालिम नहीं है कि सेठ साहब की फुट मसाज का इंतजाम न करें, तो उनको फुट मसाज कराने के लिए मैंने खुद भी करवाई। और उसके बाद बड़े रिलैक्स चिलिंग वाइब्स के अंदर हमने एक टुक टुक पकड़ी जो रात को बैंकॉक की सड़कों का म्यूजिक सुनाते हुए हमें हमारे होटल ले। तो अगले व्लॉग में मैं आपको बैंकॉक के कुछ मजे के नेबरहुड्स, कैफेज, खाने वाने, फ्लोटिंग मार्केट्स, मजीद कार कल्चर, शॉपिंग मॉल्स और वाइब ऑफ सिटी दिखाऊंगा। Until then, take good care of yourself and see you very soon again.